सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत सिंह और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर फिजिक्स का। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि हमें इस 12th के सिलेबस में पढ़नी है। देखिए, बेसिकली 12th में आपको 3 सेगमेंट को स्टडी करना है बहुत डिटेल में। पहला है चार्ज के बारे में, चार्ज रुकता है तो क्या होता है, चार्ज चलता है तो क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स का पूरा सेगमेंट डील करेंगे। रे ऑप्टिक्स हालांकि 11th का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे लूँगा, कंसिडर करूँगा। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। फिर लास्ट में है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली मॉडर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बारे में स्टडी की गई है वो लास्ट 50 ईयर्स में जो भी स्टडीज़ आई हैं उसको इनकलकेट किया गया है, जिसमें हम लोग चार्ज के मूव करने पे पॉजिट्रॉन या फिर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह फोटॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। उसके अंदर सेमी कंडक्टर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये 3 सेगमेंट इसको पूरी फिजिक्स 12th की कवर करती है। आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड में ही जो ये पहले चैप्टर का नाम है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो बोलोगे सर चार्ज जो हम लोग बेसिक जानते हैं वो जानते हैं कि सर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। वो होते हैं, सही बात है, बट एक्जैक्टली पूछो चार्ज क्या है। मैं आपसे पूछूं मास क्या होता है, बोलोगे सर मास 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऐसा चीज़ें होती हैं, उसको मास बोलते हैं। वैल्यू कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सर चार्ज क्या होता है, तो चार्ज देखो बेसिकली कुछ एक्चुअली बहुत रिलेटेड है मास से, बट समझने के लिए कि चार्ज आखिर आया कहाँ से, क्या है, उसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे बर्थ ऑफ चार्ज। हर एक चार्ज, दुनिया में कोई भी चार्ज हो, चाहे कैसा भी हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, सबके पीछे एक बेसिक कहानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो ये होता है जो आपने पढ़ा था क्लास 8th में कि सर देखिए एटम होते हैं हमारे पास, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके सर चारों तरफ जो होते हैं वो ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और ऑर्बिट में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको बेसिक बर्थ ऑफ चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज चाहे कैसा भी चार्ज हो, पहले ही वो इस फेज से गुजरता है, फिर बाद में कुछ और होता है। तो यहाँ से शुरू होता है, सबसे बेसिक है ये चार्ज आखिर आया कैसे इस दुनिया में, हम लोग को वो समझना है। अब देखो जो भी एटम इस दुनिया में तुम देखोगे, मान लो सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉस्फोरस 14 होता होगा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ऑर्बिट में भरूँ तो 2 यहाँ पे हो गए, 8 करीब करीब यहाँ पे सेकेंड उसमें आ जाएंगे, तो 2 8 10, और 4 जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी देखा जाए तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर हैं उतने ही प्रोटॉन्स हमारे अंदर हैं। मतलब 14 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 14 हमारे प्रोटॉन हैं। अगर नेट चार्ज देखा जाए तो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज देखा जाए तो बॉडी पे 0 होता है। मतलब जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं सबके अंदर एटम है, और सारे के सारे एटम जो है बैलेंस है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कोई चार्ज जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। बट हुआ क्या, जो देखा गया कि जो सर जितने भी अभी मान लो 14 है तो मैंने 3 बनाया ऑर्बिट, अगर कल को सपोज मान लो 50 एटॉमिक नंबर हो गया तो ज़्यादा बड़ा ऑर्बिट हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्बिट होंगे। तो जो दूर के ऑर्बिट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सपोज सपोज बड़ा सामने कोई एटम ले लिया, उसका बड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रॉन बैठा है तो ये नेगेटिव है। ये क्या चाहता है कि न्यूक्लियस जो है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का भरमार है वो उसको न्यूट्रलाइज करके रखे। बट ऑब्वियस ही बात है कि जो ज़्यादा करीब होगा उसको ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्सपोज होगा, और जो दूर होगा उसको थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज एक्सपोज होगा। तो अब जो इनके बीच में अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके और इसके बीच में, और कंपेयर किया जाए पास वाले के बीच में, तो यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ वीकर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वीकर है वो स्ट्रॉन्गर है, चलता है तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब समझो, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमने नोटिस किया होगा, हम लोग जब कभी रब करते हैं अपने हाथ को तो बोलते हैं चार्ज हो गया। तो आखिर रब करने पे ऐसा क्या हो जाता है कि बॉडी चार्ज हो जाती है? तो होता कुछ नहीं है। जब ये बड़े बड़े एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो उनके एक्सटर्नल, सबसे पहले होता कौन सा, कोई चीज़ अगर बाहर से आके इंटरेक्ट कर रही है तो पहले इसी ऑर्बिट से इंटरेक्ट करेगी, फिर उसके बाद वाले से करेगी, फिर उसके बाद वाले से करेगी। तो जब ये बाहर वाले से इंटरेक्ट करती है पहले, तो क्या होता है कि इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अब चूंकि इनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो हल्का सा भी फोर्स कहीं बाहर से मिलता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लग आउट हो जाता है। ठीक है, अब जरा केस समझना। और देखो ये इसको बाहर निकालने के ये नहीं कि बस रब कर दिए हो गया। इनफैक्ट अगर तुम इसको हीट करोगे, मान लो किसी एटम को तुम हीट करते हो, वहां पे भी चार्ज फॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तुम हीट करते हो किसी चीज को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हो। अब हो सकता है कि तुम इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा दो कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ये पार कर जाए,
जैसे हम लोग बॉइलिंग केस में देखते हैं, इवोपोरेशन में देखते हैं कि इवोपोरेशन तब तक नहीं होता जब तक कि जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल का, हम लोग नीचे हीट दिए जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ी जा रही है। एक समय ऐसा आता है जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि उसके सरफेस से छोड़ के निकल जाते हैं। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे होगा। मान लो तुमने एनर्जी दे दी तुमने, मान लो तुमने कोई और रीजन दे दिया, कोई और पॉजिटिव यहाँ पे लेके आ गए, सपोज तुमने कोई बड़ा पॉजिटिव यहाँ लेके आ गया, तो अब क्या होगा, इधर ये खींच रहा है, इधर ये खींच रहा है, तो यहाँ निकल जाएगा बाहर। मतलब निकलने के रीजन हजार हो सकते हैं, लेकिन कारण एक ही है कि यहाँ पे बहुत वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर बाहर से कुछ भी एनर्जी मिल जाए, कोई एक्स्ट्रा फोर्स आ जाए या कोई झर्क आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये टूट जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। कहानी बाहर निकलने के बाद शुरू होती है। जैसे ही ये बाहर निकला, तुम नोटिस करो, जैसे सपोज मान लो इनिशियल फास्फोरस के 14 थे, तो 14 प्रोटॉन थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 13 इलेक्ट्रॉन बचे। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो पॉजिटिव हो गए 14 और नेगेटिव कितने हो गए 13, तो नेट चार्ज कितना आ गया एटम पे, +1 आ गया चार्ज। तो हम लोग जो मोटा मोटा समझ रहे हैं वो कि सर अच्छा मतलब बात समझ में ये आई सर कि दुनिया में हर चीज एटम से बनी है। सर एटम में जो है वो बीच में न्यूक्लियस होगा सर, चारों तरफ ऑर्बिट होगा सर, ये एटम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ऑर्बिट में रहता है इलेक्ट्रॉन सर, बीच में रहता है न्यूक्लियस। अगर सर उन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बढ़िया स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, तब तो सर कम चांस है कि वो चार्ज में कन्वर्ट होगा। लेकिन सर जैसे ही कोई बड़ा एलिमेंट हम लेते हैं जहाँ पे एटॉमिक नंबर बड़ा है तो ऑर्बिट बड़े होंगे, तो सर वहाँ ज़्यादा चांस है कि हल्का से भी कुछ रब हुआ, जर्क हुआ, एनर्जी मिली या कोई फोर्स आया या कोई चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो सर हो सकता है कि वो बाहर निकल जाए और उस बाहर निकलने के कारण चार्ज का जन्म होता है। तो दिस इज द बेसिक फिनोमेना। अगली बार जब तुम समझोगे सुनोगे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो समझ लेना कि वहां भी वही झोल हुआ होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से दो तरह के चार्ज डेवलप होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो निकला वो क्या लेके गया, नेगेटिव चार्ज, और बाकी जगह पर क्या छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए चार्ज सिर्फ दो तरह के होते हैं। बात समझ में आई? दिस इज द स्टोरी ऑफ बर्थ। मतलब जितने भी चार्ज दुनिया में पैदा होते हैं सबका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही होता है कि कहीं ना कहीं आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो उसने नेगेटिव ले लिया, जो अंदर रह गया वो पॉजिटिव हो गया। तो चार्ज दो तरह के इसीलिए होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब पुरानी कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग ऑलरेडी क्लास में स्टडी कर लिया, लेकिन फिर भी इस बार जानना जरूरी था कि चार्ज आखिर आया कहाँ से, बेसिकली चार्ज का बर्थ हुआ कैसे। तो चार्ज का बर्थ एटम से ही होता है। आगे देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज, पहली बात क्या है, चार्ज की यूनिट बोलो, यूनिट पता हो तो बताओ, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। कूलम। चार्ज की अभी तक हम लोग यूनिट पढ़ते थे कूलम, ठीक है, सही बात है, करेक्ट है, कूलम होता है चार्ज का यूनिट। लेकिन अब चूंकि हम लोग 12th में आ गए हैं, हमें चार्ज की कुछ और यूनिट को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि यूनिट होती है ESU, एक यूनिट होती है EMU, ठीक है। ESU का फुल फॉर्म देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। EMU का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। ये दोनों यूनिट्स होती हैं। अब जैसे हम लोग पढ़ते थे ना CGS, MKS, फोर्स का याद है, न्यूटन, डाइन होता था, वैसे ये बेसिकली CGS यूनिट्स हैं, ठीक है। अब देखो 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम, ये इसका रेशियो होता है। ऐसे इसके बीच में एक रिश्ता होता है। तो ये बस बेसिकली जो नोट्स आपको दूंगा उसमें लिखा होगा या लिखवा दिया जाएगा कि कितना कितना होता है। लेकिन हम लोग आपसे जानना है कि चार्ज की 3 यूनिट्स होती हैं, कूलम, ESU, EMU। ESU का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसके बाद चार्ज क्वांटिटी कैसी है भाई साहब, स्केलर है कि वेक्टर है? सेकेंड पॉइंट, स्केलर है कि वेक्टर है? क्या लगता है सर, स्केलर वेक्टर जब भी जानना हो सर हम लोग देखते हैं कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या मुझे डायरेक्शन की जरूरत है। अगर सर है तो वेक्टर होगी, हो सकती है, क्योंकि तो तीसरा लॉ भी बाकी है। और अगर सर डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है तो सर वो सीधे बोल दो स्केलर है। जैसे कि मास 2 किलो, पूरब में हो, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम लोग को, वो 2 किलो है, काफी है। ऐसे ही चार्ज, अगर हमने बोले 4 कूलम चार्ज है तो भाई काफी है ना, उसको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्लियर होता है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। ये सब जो सिंपल पॉइंट उसको मैं लेके थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूँ कि हम लोग को समझ में आता है ये सब चीजें। अच्छा, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? देखो स्केलर वेक्टर से उन्हीं क्वांटिटी को बोल सकते हो जो फिजिकल क्वांटिटी हो। अब सवाल है सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तुम गुस्सा मेजर कर सकते हो, तुम लाइट मेजर कर सकते हो, लाइट इंटेंसिटी तुम मेजर कर सकते हो, लाइट मेजर नहीं कर सकते हो। तो जो चीज हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जो चीज हम मेजर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्केलर, वेक्टर। तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है क्योंकि इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सिंबल, चार्ज का सिंबल। जैसे फोर्स का सिंबल क्या होता है भाई? फोर्स का सिंबल क्या होता है? F। बोलो ये होता है
ठीक है। काइनेटिक का सिंबल क्या होता है सर के, पोटेंशियल का सर पीई, ठीक है। वर्क डन का सर डब्ल्यू। ऐसे ही चार्ज का सिंबल क्या होता है, कैपिटल क्यू, ठीक है। याद है ना क्यू इतना दिया हुआ है ऐसे, क्यू इज द चार्ज ऑफ, क्यू इज द सिंबल ऑफ चार्ज। यूनिट की बात कर लो, चौथा पॉइंट यूनिट, कोई यूनिट बताएगा जल्दी से, मतलब एक और यूनिट, ये तो कूलम तो किसी के नाम पे रखी गई है, जो इनकी एसआई यूनिट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन होती है, लेकिन हम लोग एक और बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। मैं इस यूनिट की बात कर रहा हूं, चार्ज की यूनिट क्या होगी इस हिसाब से, जल्दी जल्दी जल्दी। सर देखिए सर मुझे नहीं पता लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूं सर। यूनिट का सर आपने कॉन्सेप्ट सिखाया था, फॉर्मूला लिखो, यूनिट आ जाती है सर। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है सर, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सर अच्छी बात यह है कि चार्ज जो करंट जो है हमारी सर एक फंडामेंटल यूनिट है, याद है 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होती थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, उसके बाद के ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातों याद रखो। उसमें से करंट हमारी फंडामेंटल यूनिट है। इसकी यूनिट क्या होती है करंट की भाई, एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। क्या हो गया क्यू की यूनिट, एम्पियर सेकेंड। तो एक और यूनिट इसमें याद रखना है आप, 4 यूनिट हो गई, क्या क्या हो गई, एक हो गई कूलम, एक हो गई ESU, एक हो गई EMU और चौथी हो गई एम्पियर टाइम, एम्पियर सेकंड। इसमें एम्पियर सेकंड जो है SI यूनिट है, कभी पूछे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज SI यूनिट, एम्पियर सेकंड, बिकॉज वो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की गई है। समझ में आया इतना? चलो तो हम लोगों ने अभी तक थोड़े 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया। चार्ज आया कहाँ से, चार्ज का बेसिक क्या है भाई सर, एटम है सर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब खुशी खुशी राजी राजी थे सर। बाहर से क्या हुआ, कोई वीक फोर्स, कोई इलेक्ट्रॉन वीक अट्रैक्शन पे था, किसी कारण से सर वो निकल गया, कारण 1000 हो सकते हैं सर, वो निकला, चार्ज का बर्थ हो गया सर। चार्ज का बर्थ हुआ सर, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज के सर यूनिट्स 4 होती हैं और चार्ज का सिंबल Q है, ठीक है। ये सब चीज समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, फिर से वही बात, टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं भाई, जल्दी बोलो, बोलते जाओ तुम लोग, बोलते जाओ। 2 होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, किसी ने आज तक नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, या किसी ने आज तक नहीं देखा कि कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये फिजिक्स, अभी तक जो हम लोग 11th में पढ़ी थी वो सब की सब फिजिक्स को हम लोग देख सकते थे। मान लो बोले कि फोर्स लग रहा है तो दिखता था फोर्स लग रहा है, पुली, वेज, प्रोजेक्टाइल मोशन सब देखते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ तुमको नजर नहीं आएगा, इसको जो चीज तुमको नजर ना आए उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। बहुत छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। अब टाइप ऑफ चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी ने बोल दिया तो इधर आ जाए थोड़ा। टाइप ऑफ चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी ने बोल दिया तो हमने मान लिया, लेकिन अभी मान लो कोई बच्चा बोल दे सर आपने देखा है, तो आंसर है नहीं। देखो ये कन्वेंशन है। अब जरा समझना, अगर कोई चीज 2 डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, जैसे नम, तीता और मीठा, ठीक है, तीता और मीठा 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो किसी को एक पॉजिटिव बोल दो भाई, तीता जो है पॉजिटिव है, मीठा जो है नेगेटिव है। ऐसे ही इनको क्या किया, देखा गया 2 तरह के चार्ज थे, उनके अंदर 2 डिफरेंट नेचर था, एकदम अपोजिट। तो एक को क्या बोल दिया गया, पॉजिटिव बोल दिया गया, एक को नेगेटिव बोल दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अगर इलेक्ट्रॉन को कल से बोल दोगे पॉजिटिव चार्ज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो हमारा कन्वेंशन है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोलते हो तो प्रोटॉन को क्या बोलोगे, तब नेगेटिव बोलोगे। पता है क्यों नेगेटिव बोलोगे, क्योंकि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर है ठीक उसका अपोजिट प्रोटॉन के अंदर है, तो दोनों अपोजिट है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव एक सिंबल यूज किया था अपोजिशन का। जैसे मैथ से लिया गया, मैथ में जोड़ देते हैं और माइनस में घटा देते हैं तो अपोजिट हुआ बिहेवियर, वैसे यहाँ पे। अब देखो एक कन्वेंशन बनाया गया कि अगर कभी आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, कभी आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए सिंपल सा है, तुम एक ग्लास रॉड लो, ठीक है, ग्लास रॉड लो, उसको एक सिल्क के कपड़े से रब करो। रब करने से फिर से देखो, अब एक कई सारे रास्ते होते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर करने, उसमें एक रास्ता है फ्रिक्शन, घिस के, तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो ग्लास रॉड पे चार्ज आता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और ये देखो हम लोग का सिंबल है, ये पॉजिटिव हो गया, ऐसा बोलेंगे कि ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर कोई चार्ज हम लेके आते हैं सपोज, और वो चार्ज दूर भाग रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज है, दूसरे वाले बॉडी पे। ये मेरे पास ग्लास रॉड है, मैंने उसको कॉटन के कपड़े से रब किया, हमने बोला कि आज से इस पे जो भी चार्ज है इसी को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, इसको ही पॉजिटिव बोलेंगे मान लिया हमने। अब मान लो मैं एक दूसरी बॉडी लेके आता हूँ, उस बॉडी के पास लेके गया तो ये दूर भाग रहा है, तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर दूसरा चार्ज लेके आया वो पास आ रहा है तो क्या हो गया, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आया, मतलब उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसलिए एक का नाम पॉजिटिव रख दिया, एक का नाम नेगेटिव रख दिया, और कुछ नहीं है कि भाई ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। अगला है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। 5वीं जो प्रॉपर्टी है
वो कहती है कि भाई लाइक चार्ज, ये सब हम लोग को पता है, बस रिविजन चल रहा है कि क्या क्या चार्ज के बारे में होता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये दोनों क्या होंगे, पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, रिपल करते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे रिपल क्यों करते हैं, हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे रिपल क्यों करते हैं या अट्रैक्ट क्यों करते हैं। बट फिलहाल जान लो कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एक नेगेटिव है और नेगेटिव है, क्या करेंगे, रिपल या अट्रैक्शन, रिपल। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, क्या करेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर, अपोजिट है, बस खत्म हो गई बात, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया है तुम्हारे लिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हमने बर्थ ऑफ चार्ज पढ़ लिया, हम बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में। जितने भी पॉइंट चार्ज के बारे में हम सब स्टडी करेंगे। हमने उसकी यूनिट स्टडी कर ली, हमने उसका फॉर्मूला स्टडी कर लिया, हमने सिंबल स्टडी कर लिया, स्केलर वेक्टर स्टडी कर लिया, कितने तरह के चार्ज होते हैं हमने वो स्टडी कर लिया, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोलते हैं वो स्टडी कर लिया। अब हम लोग ये भी देख लिया कि लाइक चार्ज रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले कोई कंजर्वेशन का लॉ पता तुमको, किसी भी कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि बचत होगा, सेविंग। कंजर्व मतलब क्या है, जितना है उतना रहे, दैट इज कॉल्ड कंजर्व। कंजर्व और सेव में ये फर्क होता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी आइसोलेटेड है, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब एकदम उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, कोई किसी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग थलग। अगर कोई सिस्टम तुम्हारा आइसोलेटेड है तो उस पर जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा हमेशा। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, जरा समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लेते हैं, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम बताओ, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तेज से बोलो। फ्रेंशियम, एटॉमिक नंबर याद है? यूरेनियम का याद है? कुछ ऐसे कुछ तो होता है यार, यूरेनियम पता नहीं एटॉमिक नंबर क्या होता है, 76-72 ऐसा कुछ तो होता, कुछ बड़ा ही होता होगा। ठीक है, 235 यहाँ होता है। अब जरा समझना, यूरेनियम एक कंपाउंड है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये पूरी तरह चांस से गलत हो सकता है, तो उस पर फोकस नहीं करना है। हम लोग बस एग्जांपल दे रहे हैं कि यूरेनियम एक एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनके अंदर से सर ऑटोमेटिकली अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। अल्फा बीटा गामा रेज क्या होती हैं, बहुत ही हाई एनर्जी की रेज होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट इतना अनस्टेबल है ना, अपने आप उसमें से एनर्जी निकलती रहती है। ठीक है, अब जरा देखना, जब ये एलिमेंट रखते हो तुम तो अपने आप ये डिके होता है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बैलेंस करना। अब सपोज मान लो यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला या पॉजिट्रॉन निकला। पॉजिट्रॉन पता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जस्ट भाई होता है, सब कुछ सेम होता है, बस उस पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मान लो पॉजिट्रॉन निकला, 2 पॉजिट्रॉन निकले, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तुमसे सवाल पूछ लिया गया। तो अगर देखो 2 पॉजिट्रॉन निकले हैं, समझना जरा, 2 पॉजिट्रॉन अगर निकले हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन का ही अपोजिट निकला होगा। तो 76 की जगह यहाँ पे 2 अगर इसने चार्ज ले लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 74। समझे? जैसे मान लो अगर सपोज इलेक्ट्रॉन की बात करें, 76 थे, हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकलते हुए देख रहे हैं, निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट बचेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर लोग काउंट करते ही नहीं करते, 74 हो जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ निकलते आता है कि बिना हम लोग देखे ही बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट बना होगा, बिना जाके चेक करने से पहले हम बता देंगे कि इतना निकल गए तो जो बचा होगा वो ये होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, उसमें 3 कूलम का एक चार्ज है, एक 4 कूलम का चार्ज है, एक 7 कूलम का चार्ज है, एक 5 कूलम का चार्ज है। ये अलग अलग एटम्स हैं। ठीक, इन पे इतना चार्ज है। थोड़ी देर में क्या हुआ, इनको जब हम लोग रब करते हैं आपस में, मतलब मिलाते तो थोड़ा चार्ज देते होगा। अब सपोज मान लो इस पर क्या हो गया, 2 कूलम हो गया पहले वाले पे, इस पे 9 कूलम हो गया, इस पर 1 कूलम हो गया, और तुमसे पूछा गया चौथे वाले बताओ चार्ज कितना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल चार्ज ऐड कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, इसके जितना बचेगा यहां से निकल जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इंडिविजुअल अंदर के जो सिस्टम है उसके अंदर चार्ज बदल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे सपोज पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा कम है। ठीक है, ऐसा है। तो जो सिस्टम पे पूरा चार्ज आया वो जितना पूरे पॉजिटिव हुआ,
हो सकता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे ऐसा हो जाए कि यहाँ पे बस 2 ही पॉजिटिव बचे और सारे पॉजिटिव इधर आ जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन अभी तुम देखो नेट चार्ज कितना है, दोनों पे सेम है। तो कंजर्वेशन चार्ज का मतलब क्या है, अंदर वो डिसलोकेट हो सकते हैं, किसी पे 4 था तो 3 हो जाए, किसी पे 1 था तो 5 हो जाए, लेकिन जो टोटल है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का मतलब आप लोग को पता है ना, सिस्टम हम लोग देखते थे, कभी कभी 2 बॉडी आती थी, हम लोग उसको सिस्टम बोल देते थे, कभी एक बॉडी को देखते थे। सिस्टम मतलब तुम जिसको देख रहे हो, अगर तुमने बोला ये सिस्टम है, बस इसको सिस्टम लेके चल रहे हो तुम, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्सेस आ गए ना, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है, आइसोलेटेड, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड होगा तभी चार्ज कंजर्व रहेगा, अगर आइसोलेटेड नहीं रखे हो तो चार्ज कंजर्व नहीं रहने वाला। बात समझ में आई? तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद शुरू करते हैं। कंजर्वेशन बहुत सिंपल था, मतलब कि जितना चार्ज था उतना चार्ज रहेगा जब भी कभी तुम्हारी आइसोलेटेड बॉडी रहेगी। सपोज जैसे मान लो तुम्हारा कोई स्फीयर है, अगर स्फीयर है मान लो, और उस पर अगर 10 कूलम चार्ज है, और अगर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो भले ही यहाँ पे हो सकता है 3 कूलम आ जाए चार्ज, यहाँ पे 7 कूलम आ जाए, थोड़ी देर बाद यहाँ पे 9 कूलम चार्ज आ जाए, यहाँ पे 1 ही कूलम चार्ज आ जाए, लेकिन नेट कितना आएगा, हमेशा 10 कूलम आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड से परिचित हैं आप लोग? क्वांटाइजेशन नहीं परिचित, बताते हैं। क्वांटाइजेशन मतलब होता है किसी चीज को मिनिमम तोड़ते जाना, तोड़ते जाना, तोड़ते जाना, तोड़ते जाना, उसके सबसे छोटे रूप को देख लेना, सबसे स्मॉलेस्ट जिससे वो मिलके बना है उसको देख लेना। फॉर एग्जाम्पल मोतीचूर का लड्डू है, ठीक है, उसको तोड़े, आधा आधा कर दिए, फिर से तोड़े, आधा कर दिए, और तोड़े, तोड़ते आखिरी में क्या बचेगा, एक दाना बचेगा। उससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, तुम तोड़ सकते हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब एक फाइनल एक पार्टिकल से सब मिलके बने हुए हैं। अगर तुम तोड़ दो, बोलो इससे मिलके बना है, तो क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर तुमको कोई दाना दे और बोले तो कोई लड्डू पूरा इससे मिलके बना है, तो प्रूफ कर सकते हो तुम उसको, हाँ बना है। तो क्वांटाइजेशन मतलब उससे नीचे हम लोग अब नहीं जा सकते। सारी की सारी चीजें, जितनी भी लड्डू बने होंगे, चाहे दुनिया में कितने भी लड्डू बन जाएं, वो सब उस दाने से ही मिलके बने होंगे। तो मोतीचूर लड्डू का क्वांटाइजेशन क्या हो गया, वो दाना। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, इंडियन रुपीज देख लो, हमारी इंडियन रुपी का क्वांटाइजेशन क्या होगा, गेस तो करो। मान लो 2000 की नोट है, तोड़ दिए, 500 की 4 बन गई, 500 को तोड़ दिए 100 की 5 बन गई, 100 को तोड़ दिए 50 की 2 बन गई, 50 को तोड़े तो 20 की 2 और 10 की 1 बन गई, 20 को पकड़े 10 की 2 बन गई, 10 को तोड़े, अभी टूट रहा है, देखो टूटता जा रहा है, 10 को तोड़े तो 5 की 2 बन गई, 5 की तोड़े तो 1 1 का 5 सिक्का बन गया। 1 को तोड़ पाओगे, 1 को तोड़ पाओगे, लेकिन चलता नहीं ना, मतलब जो चल रहा है उसकी याद कर रहे हैं हम लोग। 1 को अब नहीं तोड़ पाएंगे, तो 1 क्या हो गया, इंडियन रुपी का क्वांटाइजेशन हो गया, मतलब इससे नीचे अब नहीं जा सकते। अब जितने भी, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ 100 करोड़ हो, वो सब 1 1 रुपये के क्वांटाइजेशन से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जैसे अगर हम लोग बात करें, अभी कुछ सालों पहले तो हम लोग बात करते थे कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैव अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। उसका क्वांटाइजेशन क्या बोलते थे हम लोग बोलते थे उसका क्वांटाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या फिर एटम बोलते थे। उससे पहले बोलते थे एटम, बोलते थे कि सब कुछ एटम से मिलकर बना है, उससे नीचे नहीं जा सकते। फिर आगे जाके देखा कि तो और टूट जाता है, फिर कई लोग बोले कि इलेक्ट्रॉन भी टूट जाता है। पता ही नहीं आपको, इलेक्ट्रॉन भी छोटा पार्टिकल नहीं रहा है, अब क्या आ गया है, क्वार्क आ गया है। सबसे छोटा पार्टिकल फिजिक्स में क्या है, क्वार्क, वो उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन बदलता गया। लेकिन ऐसे ही चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है, चार्ज भी जितने भी चार्ज तुम देखो, मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ पे 15 कूलम, तो एक बड़ा चार्ज है ये, जरा ध्यान देना इधर। ठीक है, अब इसको तोड़ोगे 7.5 कूलम आएगा, फिर और तोड़ोगे, ऐसे करते 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 आखिरी में, सबसे आखिरी में क्या आ रहा है, उसको बोलते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो देखा गया सब कुछ को तोड़ तोड़ के देखा गया, जिन बच्चों को बर्थ ऑफ हिस्ट्री पता होगी चार्ज की, वो आराम से बता देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। टूट के चार्ज आखिर कहाँ पहुंचेगा, एक इलेक्ट्रॉन में पहुंचेगा, क्योंकि भाई सब कुछ पहले जीरो था, पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो उसी ने तो कुछ चार्ज ऐड किया, तो देखा गया कि पाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज का आना और जाना होता है। सपोज तुम हो और मैं हूं, मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के तुम्हारी बॉडी में चले गए, मेरे पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, क्योंकि भाई मैं पहले न्यूट्रल था, मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए तो मेरे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो मेरे पे चार्ज आया पॉजिटिव, तुम्हारे पे कौन सा चार्ज आया। तो जो भी हो रहा है, जो चार्ज पैदा हो रहा है, चाहे वो थोड़ा सा पैदा हो चाहे वो ज्यादा सा पैदा हो, सबसे पहले किसके ट्रांसफर पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। और ऐसा तो है नहीं कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन का आधा पार्ट इधर रह गया, आधा उधर जाएगा तो पूरा जाएगा। जैसे हम लोग ह्यूमंस देखो, हम ह्यूमंस क्वांटाइज्ड हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि 3.5 आदमी खाना खा के चले गए, खाएगा 3 खाएंगे या 4 खाएंगे, बात समझ आ रही है ना। तो क्वांटाइज हम लोग, ऐसे ही चार्ज भी क्वांटाइज करते गए, तोड़ते गए, देखा कि सबसे बेसिक टूटता क्या है, इलेक्ट्रॉन में टूटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से चार्ज आ रहा है या जा रहा है।
तो उन्होंने बोला द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब देखो इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, बोल सकते क्वांटा ऑफ चार्ज इज 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, याद कर लो ये बहुत चलेगा लंबा, कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी ही वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव लगा देंगे, प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव लगा देंगे, बस फर्क नहीं पड़ता, चार्ज इतना होता है। और ये समझदार बच्चे पहले देख के समझ जाते हैं कि सर बस करिए बहुत कम चार्ज है सर, 10 की पावर सर -19 समझ रहे कितना होगा सर, पॉइंट लगाने वाला 19 के बाद एक जीरो वो लगाना है, पॉइंट लगाना है, जीरो लिखने के बाद तो कितना छोटा चार्ज होगा, लेकिन है तो है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तुमसे बोर्ड वगैरह में, बोला जाएगा कि मान लीजिए लिखा हुआ 7 कूलम, ठीक है, अब बताइए कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तुम बोलोगे हैं सर पॉसिबल नहीं, चार्ज होता है पॉसिबल होगा ही, तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी ये चार्ज होगा वो आखिर कई सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। बोलो तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी होगा इनटू मान लो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो ये समझ रहा है क्या, जितना भी ये चार्ज यहाँ लिखा हुआ है वो सब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुझे ये तो पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है जितने भी इलेक्ट्रॉन को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतना चार्ज यहाँ जाना चाहिए। अगर n की वैल्यू मेरी, ध्यान देना, अगर n की वैल्यू मेरी इंटीजर्स में आती है, जैसे 1 2 3 5 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 10,545 ऐसे आती है, इंटीजर्स में आती है, तो मतलब पॉसिबल है। लेकिन अगर n की वैल्यू मेरी पॉइंट में आई, मान लो ऐसे आई 75.7, तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 75.7 नहीं हो सकता, वो इंटीजर्स होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा। तो कब चार्ज पॉसिबल होगा कब चार्ज पॉसिबल नहीं होगा निकाल सकते हो, क्योंकि भाई हमें सर क्वांटा पता है। मान लो तुमसे मैं बोलूँ कि इस आलोक ने मुझसे उधार लिया 100 रुपये 50 पैसा, तो क्या मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि सर क्वांटा ही नहीं है वो, तो सर एक एक का ही जाएगा, या तो 100 रुपये लेगा या तो 101 रुपये लेगा, 100 रुपये 50 पैसा कैसे ले सकता है। ऐसे ही जब n की वैल्यू तुम्हारी इंटीजर्स आएगी कोई भी चार्ज निकालने के लिए, मान लो सपोज अगर तुम्हें एग्जाम्पल एक दे देता हूँ, जरा चेक करके हमको बताओ तुरंत सब लोग कि 20 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज जो है वो पॉसिबल है कि नहीं किसी बॉडी पे रख किसी को दे पाना ले पाना। मैं क्या करूंगा 20 कूलम लिखूंगा, बोलूंगा सर ये जो चार्ज बना होगा सर इलेक्ट्रॉन सारे बना होगा, तो माना सर n इलेक्ट्रॉन लगे हैं इसमें बनने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन में सर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सर तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/1.6 इंटू 10 की पावर 19, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 19 हो जाएगा सर। इसको अगर पॉइंट हटा के यहाँ पे करेंगे सर तो ये 18 हो जाएगा, सर ये 20 ये आ जाएगा तो 5/4, सर ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 18, सर अगर थोड़ा सा निकाल देते हैं इधर से तो 125 गुणे 10 की पावर 16, और सर ये जो है ये क्वांटिटी जो आई है वो सर एक इंटीजर है, मतलब सर इतने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, देखो कितना बड़ा है, 125 इंटू 10 के पास 16 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे तब जाके इतना चार्ज 20 कूलम चार्ज डेवलप हुआ होगा, और इंटीजर में आ रहा है तो मतलब सर ये चार्ज पॉसिबल है। बात समझ आई, क्वांटिटेशन का मतलब समझ में आया। तो व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज, इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। क्वांटा का मतलब होता है सबसे छोटा। व्हाट इज द क्वांटा ऑफ इंडियन रुपीज 1, व्हाट इज द क्वांटा ऑफ मोतीचूर का लड्डू एक दाना, व्हाट इज द क्वांटा ऑफ ह्यूमन बीइंग अ पर्सन। बात समझ आ रही है। व्हाट इज द क्वांटा ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट इज द क्वांटा ऑफ मास, ग्राम, ग्राम से छोटा नहीं होता है, उससे छोटा नहीं होता है, डेसीग्राम से छोटा नहीं होता है। करते जाओगे कहाँ पहुंच जाओगे, एटम पहुंच जाओगे, एटम पहुंचे कि बोले हाँ अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, तो देखो अरे यार उससे टूट गया। तो इसीलिए कहते हैं साइंटिस्ट क्या कहते हैं मास के बारे में, मास भी क्वांटाइज्ड होगा, अभी तक ढूंढा नहीं गया है, मास भी क्वांटाइज्ड होगा। उनको यकीन है कि आज नहीं कल एक ऐसे पार्टिकल तक हम पहुंच जाएंगे जिसके नीचे अब नहीं जा सकते, वो भी क्वांटाइज होगा, लेकिन अभी तक उसका क्वांटा पता नहीं है। लेकिन चार्ज का क्वांटा हम लोग को पता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है सर, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और हिस्ट्री ऑफ बर्थ ऑफ से रिलेट करोगे बर्थ ऑफ चार्ज से, तुमको प्रूफ भी हो जाएगा हाँ सर एक इलेक्ट्रॉन ही निकला था, उसके से चार्ज आया था, तो सर सारी कहानी वहीं शुरू होती है। अगर एक निकला तो सर इतना चार्ज आएगा, अगर 10-50 करोड़ निकल गया सर इतना चार्ज आएगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। चलो तो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया होगा आई होप सो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमें स्टडी करना है मोशन ऑफ चार्ज। मोशन का मतलब क्लियर है क्या आप लोग को, कि मोशन कब किसी चीज को हम बोलते हैं, जब कोई चीज किसी के रेफरेंस में
समय के साथ साथ अपनी जगह बदलती है, उसको हम बोलते हैं मोशन। मतलब मोशन ऑफ चार्ज लिखा है मैंने, मतलब चार्ज मूव करने वाला है। तो देखो चार्ज बेसिकली 3 तरह का बिहेवियर करता है, 3 चीज कर सकता है। एक कर सकता है रेस्ट पे रहे, एक कर सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है, और एक क्या कर सकता है वो मूव करे एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में अंतर समझ रहे हो ना? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 2 2 2 2 2, एक्सेलरेटेड मतलब 2 4 8 10 12 50 100 ऐसे निकल रहा है। और ये एक्सेलरेटर हो या डी एक्सेलरेटर, बात एक ही है। डी एक्सेलरेटर में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। तो 3 तरह के मोशन कर सकता है, और कोई मोशन तो नहीं होगा। जब वो रेस्ट पे रहता है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और उस वक्त चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे। बात समझना, जब वो रुका रहता है, बस कोई चार्ज मान लो ऐसे पड़ा हुआ है, तो बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। वही चार्ज जब मूव करने लग जाता है, आपने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, 10th में पढ़ा है। जब वही चार्ज मूव करने लग जाता है, और मूविंग चार्ज जितने भी करंट फ्लो कर रही है सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी करंट फ्लो कर रहे हैं तार में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं? तो आखिर करंट कैसे पैदा हुई, चार्ज के मूव करने से। और जब करंट मूव आ गई तो क्या पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मूविंग चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात समझ आ रही ना? रुका हुआ चार्ज बस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो चार्ज है, साथ में चल रहा है, तो करंट पैदा होगी, और करंट पैदा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो ये पैदा करता है। और जो एक्सीलरेटेड चार्ज होता है 2 20 30 0 ऐसे, वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा, चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, क्योंकि करंट पैदा होगी। और चूंकि एक्सेलरेटेड है, इसकी वजह से क्या करता है, वो एनर्जी भी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएशन भी करता है वो। बात समझ में आई? एनर्जी भी रेडिएट करता है अपने अंदर से जब वो चलना शुरू कर देता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है मोशन पे कि ये चीजें मतलब एक चार्ज करता है, जब वो रुका रहता है तब कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है तब कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब वो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चलता है तब वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है।